वेलकम टू बी ए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अज्ञे की जी की जो प्रेम अनुभूति थी वो किस प्रकार की थी, तो उस पर आज हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जान लें कि यह प्रश्न किस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा हिंदी साहित्य पेपर 1 में ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले 4 लेक्चर 4 प्रश्नों की जो है महत्वपूर्ण सीरीज अपलोडेड हो चुकी है। ठीक है, मतलब अपलोड है, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद में ये वीडियो देखिए। ठीक है, 5वां लेक्चर, इसी के बाद में 6ठा 7वां इसी प्रकार से आएगा। लगभग 10-12 प्रश्न 13 प्रश्न मतलब 15 प्रश्न लगभग आएंगे, और उसमें आपका जो है लगभग जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो समाप्त हो जाएंगे। उन्हीं में से आपके प्रश्न आएंगे एग्जाम में। ठीक है, अज्ञे जी की बात करें तो उनका इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रयोगवाद कब से कब तक माना जाता है मित्रों? आपको हिंदी साहित्य में अगर बात करूं आधुनिक काव्य धारा की, तो आधुनिक युग की शुरुआत 1850 ईस्वी से प्रारंभ हो जाती है। 1850 ईस्वी से आधुनिक काल की शुरुआत होती है। वहीं से जो है नाटक वगैरह लिखे जाने लगते हैं, मतलब गद्य रचनाएं भी होना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, तो जब आधुनिक युग प्रारंभ होता है तो आधुनिक युग में सर्वप्रथम कौन सा युग आता है? तो सर्वप्रथम आता है मित्रों भारतेंदु युग। भारतेंदु जी का जो जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए इनके जन्म के संबंध में 1850 से लेकर के 1900 के समय काल को, 1850 से 1900 तक के समय काल को हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। जबकि कुछ विचारक का ऐसा मानना है कि 1857 की क्रांति के बाद से जो है कवियों की लेखनी में थोड़ा परिवर्तन आए, उन्होंने कुछ अलग प्रकार की रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दी। ठीक है, तो उनके नाम पर मतलब 1857 से कुछ लोगों ने भारत मतलब माना है आधुनिक काल की शुरुआत, लेकिन 1850 ईस्वी से भारतेंदु युग की शुरुआत हो जाती है, और मतलब आधुनिक काल की भी शुरुआत हो जाती है। तो 1800 से 1850 से 1900 तक कौन सा काल है? तो उसको भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। उसके बाद में क्या आता है? भारतेंदु युग के बाद में मित्रों आता है आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कब से कब तक रहता है? 1900 से लेकर के 1920 तक रहता है। उसके बाद में 1920 के बाद में कौन सा युग आ जाता है? 1920 से 1937 तक का समय काल जो है उसको हम किसके नाम से जानते हैं मित्रों? तो उसको हम जानते हैं छायावाद के नाम से। और छायावाद की तुलना हम किससे कर सकते हैं? भक्ति काल से कर सकते हैं। भक्ति काल कौन सा? जिसमें कबीर दास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास जैसे महान जो है विद्वानों की उत्पत्ति हुई। सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अभी के कवि खगोत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूरदास जी जो थे वो सूर्य के समान थे। सूर्य सूर्य तुलसी शशि, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान। उड़गन केशवदास, और केशवदास की मैं बात करूं तो केशवदास कैसे हैं? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को, ये रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, तो ये उड़गन है, ये मतलब कि तारों तारों के समान है। ठीक है, जबकि मैं बात करूं अब के कवियों की तो खगोत के समय मतलब जुगनू के समान है, जो इधर को जले उधर बुते, उधर जले उधर बुते, मतलब जहाँ तहाँ करत प्रकाश, थोड़ा थोड़ा प्रकाश करते हैं। ठीक है, तो छायावाद की तुलना हम किससे करते हैं? तो किससे करते हैं मित्रों? भक्ति काल से करते हैं। भक्ति काल में 4 महानायक कौन कौन से हैं? कबीर हैं, जायसी हैं, सूरदास जी हैं और तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो 4 ये हो गए। अब इसमें छायावाद के भी 4 स्तंभ बताए गए हैं। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है? तो प्रसाद, पंत, निराला। अब इनको क्या कहा गया है? प्रसाद को ब्रह्मा, पंत को विष्णु, उसके बाद में निराला को महेश कहा गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ विचारक इनको कहते हैं, और महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को क्या बोलते हैं? दुर्गा बोलते हैं। ठीक है, तो छायावाद की दुर्गा महादेवी वर्मा, छायावाद के महेश निराला, छायावाद के विष्णु पंत सुमित्रानंदन पंत, छायावाद के जो है मैं बात करूं किसकी? ब्रह्मा की। तो छायावाद के ब्रह्मा कौन है? छायावाद के ब्रह्मा है प्रसाद जी, प्रसाद पंत निराला। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। ठीक, तो छायावाद जब खत्म हो जाता है तो छायावाद के बाद में कौन सा युग आता है? छायावाद के बाद में आता है प्रगतिवादी युग। और प्रगतिवादी युग आपको पता होगा, उसमें जो है प्रगतिवादी युग में कौन कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर वगैरह थे। ठीक है, उसके बाद में प्रगतिवादी 1937 से लेकर के प्रारंभ होता है, 1943 तक चलता है। और प्रगतिवादी जब 1943 तक चलता है, उसके बाद में 1943 ईस्वी में एक घटना घटित होती है। घटना नहीं मतलब एक जो है सुधार आता है। तो 1937 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन होता है। इसके साथ ही प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है।
प्रगतिवादी रुक्षता एवं कठोरता के विरोध में तथा प्राचीन जीर्ण जर्जर परंपराओं के विरोध में नए नए प्रयोगों, भाव एवं शिल्प क्षेत्रों में, भाव पक्ष एवं कला क्षेत्रों में क्या हुआ, इसमें जो है प्रयोग किया जाना प्रारंभ हो गया। इससे प्रयोगवाद का जन्म हुआ। ठीक है। और तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे ने किया था। इसलिए अज्ञे को हम छायावाद का क्या वो सॉरी प्रयोगवाद का क्या मानते हैं? प्रवर्तक मानते हैं। दूसरा तार सप्तक इनका कब आया? तो दूसरा तार सप्तक इनका आया प्रथम तार सप्तक में जो है कितने कवि थे आपके? तो आपके प्रथम तार सप्तक में 7 कवि कितने थे? 7 कवि थे। ठीक है, 7 कवि थे। उसके बाद में दोबारा तार सप्तक आता है। दूसरा कब आया? 1947 ईस्वी में, सॉरी 1951 में आया। पहला कब आया था? 1943 में। उसके अंदर में कितने साल बाद आया? तो 1943 से आप जोड़ लीजिए, 43, 7 और 8 सालों के बाद यानी 1951 ईस्वी में दूसरा तार सप्तक आएगा। उसके बाद में तीसरा तार सप्तक कितने में आएगा? तो फिर से 8 साल, तो 51 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 1959। तो 1959 में तीसरा तार सप्तक आया, जिससे क्या हुआ, उसमें नए नए प्रयोग की जाने लगे। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें अज्ञे जी से रिलेटेड जो है होती हैं। अज्ञे जी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा आता है। अज्ञे जी से रिलेटेड ये भी प्रश्न पूछा आता है एग्जाम में, 2020 की परीक्षा में पूछा गया था कि अज्ञे को प्रयोगवाद का जन्म सॉरी प्रवर्तक कहा जाता है, इसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं अपने मेन प्रश्न पर। उसका क्या नाम है कि अज्ञे की प्रेम अनुभूति। तो प्रेम अनुभूति पर किस प्रकार से प्रकाश डालते हैं, आइए नजर डाल देते हैं इस पर। देखिए अज्ञे की मैं बात करूं तो अज्ञे की प्रेमा अनुभूति जो है अत्यंत व्यापक है, मतलब विस्तृत है। प्रेम की कसक का आधार लेकर ही अज्ञे के काव्य की शुरुआत होती है मित्रों। रहस्यवादी रचनाकारों की तरह अज्ञे जी का प्रेम ना तो साधनात्मक रूप से स्वीकार करते हैं ये प्रेम को, और ना ही उसे दैवीय मानते हैं, अपितु वे प्रेम का वासनात्मक रूप ग्रहण करते हैं। वासनात्मक रूप क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और उसे मानवीय स्वीकारते हैं। उनके काव्य में प्रेम और प्रेम के आलंबन सौंदर्य के बहुरंगी चित्र उपलब्ध हुए हैं। उनकी आरंभिक रचनाओं में प्रणय का भावुक एवं अतिरिक्त रंजित रूप अभिव्यक्त हुआ है। प्रेम एवं सौंदर्य के संबंध अनुभूतियों के कारण अज्ञे का काव्य भाव प्रवण एवं संवेदनशील बन गया है। भग्न दूत से लेकर कितनी नाव में कितनी बार, आपके पाठ्यक्रम में संकलित होगा शायद, कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, ध्यान तक क्या हुआ है, अज्ञे ने प्रेम को अनेक कोणों से देखा है। एक इनकी रचना आप पढ़े होंगे, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैंने आहुति बनकर देखा। उसमें ये लिखते हैं कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मतलब प्रेम जो होता है यज्ञ की ज्वाला के समान पवित्र है, क्योंकि इसमें जो है आहुतियाँ पड़ती। मैंने आहुति बनकर देखा, इसमें जो है हमने आहुति बनकर देखा, मतलब इसमें आहुति होती है जो यज्ञ में डाली जाती है। यज्ञ में डालने के लिए जो पदार्थ उपलब्ध होता है उसी को आहुति कहते हैं। तो कहते हैं अज्ञे जी कि मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यानी यज्ञ की ज्वाला के समान क्या है, प्रेम पवित्र होता है, अज्ञे जी का मानना है। ठीक है। तो क्या हुआ है, भग्न दूत से लेकर के कितनी नाव में कितनी बार तक अज्ञे ने प्रेम को अनेक कोणों से देखा है, परखा है, तथा अपनी अनुभूतियों को पारिष्कृत शब्दावली, ललित बिंबों एवं सार्थक प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करने में सफलता ग्रहण करी है। उनका सारा व्यक्तित्व यदि देखा जाए मित्रों तो नारी सापेक्षता में ही भलीभूति होता है। अज्ञे प्रेम को घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला मानते हैं। हमने बताया कि जो है क्या वो कहते हैं कि मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम की ज्वाला है। कहते हैं कि क्या है प्रेम, घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है, क्या है विरह, प्रेम की बूझती राख भरी ज्वाला है। यही जो है उसी का है ये मैंने आहुति बनकर देखा। ठीक है, कहते हैं कि क्या है प्रेम, घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है। प्रेम क्या है, घनीभूत इच्छाओं की क्या है, ज्वाला है। और आगे कहते हैं विरह का भी वर्णन करते हैं कि क्या है विरह, विरह क्या होता है, प्रेम की बुझती राख भरी ज्वाला है। तो जब प्रेम होता है तो बहुत ज़्यादा उत्साह होता है व्यक्ति के अंदर। ठीक, खूब उत्साह होता है, खूब शॉपिंग वगैरह होगी, खूब सारी चीज़ें होंगी, खूब घूमेंगे लोग एक दूसरे को मतलब लेकर के साथ में खूब घूमेंगे। तो वही वो बता रहे हैं कि क्या है प्रेम, तो घनीभूत इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, कितना पाएं, कितना बात कर लें, ये कर लें, वो कर लें। फिर कुछ दिन बीतता चलेगा, 2-3 महीने बीतेगा,
वो 3 महीने 4 महीने बीतता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में विरह आ जाती है। विरह कैसे आती है, ब्रेकअप होता है। तो ब्रेकअप में क्या होता है, प्रेम की बुझती राख भरी ज्वाला है। जब आप अभी ठंडी का महीना है, अलाव जला कर बैठते होंगे, तो जब अलाव जलता है खूब तेज तेज से, तो खूब मजा आता है सेकने में हाथ पैर, ठीक। लेकिन जब वही जो है बुझ जाता है, एकदम से जो है राख बन जाती है, तो उसमें सेकने में उतना आनंद नहीं आता। तो वही जो बिरा होता है वो उसी के समान होता है, जैसे कि एक अलाव सेंकता हुआ व्यक्ति, जब उसकी ज्वाला अच्छे तरीके से जलती है तो उसको आनंद आता है, लेकिन जब वही ज्वाला बुझ जाती है, राख हो जाती है, तो उसको कष्ट होता है। तो वही बता रहे हैं कि प्रेम क्या है, घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है, और विरह क्या है, तो प्रेम की बुझती राख भरी ज्वाला है। जब ब्रेकअप होता है, देखते नहीं क्या होता है, लोग जहर वहर खाने के लिए जाते हैं, या फिर बहुत सारी जो है चीज़ें करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो वही वो बता रहे हैं सारी चीज़ें। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं मित्रों। आगे देखिए, कवि का मानना है कि प्रणय की जीवंतता, क्या प्रणय की जीवंतता विरह के ही क्षणों में दिखाई पड़ती है। तो जो प्रेम होता है वो विरह जब किसी व्यक्ति का आता है तभी वो पता चलता है कि प्रेम किस प्रकार का था। संयोग की तुलना में वियोग का महत्व अधिक होता है, इस संबंध में कवि के विचार है। मतलब संयोग में तो जब इस किसी व्यक्ति की कीमत तब पता चलती है मित्रों, जब वो व्यक्ति नहीं होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। जब तक वो व्यक्ति आपके पास होता है तब तक भले ही आप उस व्यक्ति की कदर ना करें, लेकिन जब व्यक्ति अपने से दूर चला जाता है तो उसकी जो है कहीं ना कहीं पे उसकी कमी महसूस होने लगती है व्यक्तियों को, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति आपके पास नहीं रहेगा तो उसकी क्या होगी, आपको कमी महसूस होने लगेगी, तब उसकी कीमत का आपको पता चलेगा वास्तविक रूप से। तो वही कहते हैं, संयोग जो जब होता है तो संयोग में कोई दिक्कत नहीं होती, संयोग में खूब अच्छा लगता है, लेकिन जब वही बातें वियोगी और वियोगावस्था में होती हैं वो बुरी लगती हैं। जो वस्तुएं संयोगावस्था में अच्छी लगती हैं वही वस्तुएं वियोगावस्था में बुरी लगती हैं। जैसे एक उदाहरण आजकल के परिप्रेक्ष्य में ले लें, जैसे मान लिया आपका संयोग अवस्था था, आप लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, आपने उसको कुछ गिफ्ट दिया होगा, उसने भी आपको कुछ गिफ्ट दिया होगा, दोनों का गिफ्ट रखा होगा। तो जब तक प्यार है तो रात में वो गिफ्ट देख करके सोते होंगे, या फिर कप वगैरह फिर कुछ भी दिया है तो उसमें चाय पीते होंगे, उसको देखते होंगे कि हाँ इसने दिया था, इस तारीख को दिया था, वही सारी चीज़ें सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन बाई चांस क्या हो, आपका ब्रेकअप हो जाए, और जब आपका ब्रेकअप हो जाएगा तो जो वस्तुएं आप दूसरे ने एक दूसरे से आदान प्रदान की थी, मतलब आपने उसको दिया था उसने आपको दिया था, तो फिर वही देखेगी, जब वो जो सामान रखा है कि ये इसने दिया है, तो उसको देखेगी, उठा के पटकेगी इधर उधर से। उसके बाद में जब लड़का देखेगा, ठीक है, कि हाँ ये वस्तु उसने दी थी हमको, ये जो है गिफ्ट उसने दिया था, तो वो उठा करके पटकेगा, ठीक। तो वही चीजें हैं, जब ये जो है ये हर एक कवि यही कहते हैं हिंदी साहित्य में देखा जाए, कि जो वस्तुएं श्रृंगारा अवस्था में, यानी जब नायक नायिका मिले हुए होते हैं तो वही चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वही चीजें सेम चीजें जब समय परिवर्तित होता है, वियोगावस्था आती है, तो वही चीजें बुरी लगने लगती हैं। वियोग श्रृंगार संयोग श्रृंगार जानते हैं, संयोग श्रृंगार कब होता है, जब नायक और नायिका परस्पर मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। और जब नायक और नायिका बिछड़ते हैं तो क्या होता है, तब वियोग श्रृंगार होता है, ठीक। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चले, तो प्रेम यहाँ पे वियोग को अधिक महत्व देते हैं कौन, तो अज्ञे जी। तो इनकी प्रेम अनुभूति कैसी है, ये विरह को अधिक जो है वैल्यू देते हैं, जबकि प्रेम को यानी संयोगावस्था को कम देते हैं। देखिए क्या लिखते हैं प्रेम को लेकर के, कि प्रेम को चिर एक कोई मूढ़ होगा तो कहेगा, विरह की पीड़ा ना हो तो प्रेम क्या जीता रहेगा। जिस प्रेम में विरह की पीड़ा ना हो, जिस प्रेम में ब्रेकअप ना हो, प्रेम क्या, बिना ब्रेकअप के प्रेम तपता नहीं है। जैसे सोना जब जितना तपाया जाता है उतना ही निखरता है, इसी प्रकार से जब किसी के प्रेम में कोई बाधा उत्पन्न होती है, प्रेम में जो है विरह उत्पन्न होता है, जिसको आप जो है छूट छुटान बोलते हैं, ब्रेकअप बोलते हैं, तो वो नहीं होता, तब तक प्यार क्या माना जाता है, अधूरा माना जाता है, अकॉर्डिंग टू सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक जो है बड़े कवि कह रहे हैं। कौन है, अज्ञे महोदय हैं। प्रगतिवाद के कौन है, ये प्रवर्तक हैं, ठीक है, सॉरी प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रगतिवाद के प्रवर्तक हम उनको कह सकते हैं, आप रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है। तो प्रेम को चिर एक की कोई मूड होगा तो कहेगा, विरह की पीड़ा ना हो तो प्रेम क्या जीता रहेगा। अगला देखिए आगे, अज्ञे की प्राणानुभूति का वासनात्मक स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक मुखरित हुआ है। उदाहरणार्थ, आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, काम है अभिशाप तुम कहाँ हो नारी।
काम की भावना अज्ञे जी के अंदर, मतलब इनका इनका प्रेम कैसा था, इनका प्रेम जो है कुछ दूसरे तरह से था, मतलब बिहारी वगैरह के तरह था, मतलब रीति सिद्ध कवियों की तरह था, रीतिबद्ध कवियों, सॉरी, हाँ, रीति सिद्ध कवियों की तरह था, इनका रीति मुक्त कवियों की तरह नहीं था। मतलब जैसे जब बिहारी लिखते हैं, बिहारी की रचनाएं, या फिर आप जो है उनकी पढ़ेंगे, जितने भी रीतिबद्ध कवि हुए हैं, रीति मतलब रीति से जुड़े हुए कवि हुए हैं, उनकी रचनाएं जब पढ़ेंगे, उन्होंने भी काम वासना को ज़्यादा भोग की वस्तुएं माना है, नारी को। लेकिन यहाँ पे अज्ञे जी भोग की वस्तु नहीं मानते, लेकिन इनका जो वासना वाला पक्ष होता है वो अधिक मुखरित हुआ है। ठीक, कि आह मेरा श्वास है उत्तप्त, मतलब श्वासें हमारी चल रही हैं लंबी लंबी, थोड़ी सांसें लंबी हैं, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, मतलब ब्लड प्रेशर जो है, प्रेशर मतलब जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, खून का दौरा तेजी तेजी से हो रहा है। काम है अभिशाप, मतलब लगता है कि काम ने हमको घेर लिया है, कामदेव बाण चला रहे हैं। तुम कहाँ हो नारी, हे नारी तुम कहाँ हो, आओ मेरी काम वासना मिटाओ, इस प्रकार से जो है अज्ञे जी बोलते हैं। तो इनका जो है प्रेम की मैं बात करूं तो अज्ञे जी का प्रेम कैसा है, अज्ञे जी का प्रेम वासनात्मक रूप इनका ज़्यादा है। जबकि मैं बात करूं तो इनका जो एकदम से जो प्रेम होता है, जो जयशंकर प्रसाद का प्रेम था, जयशंकर प्रसाद, और उसके बाद में और सारे, जैसे कि मैं बात करूं घनानंद, आलम, बोधा, ये सारे जो कवि थे, जो रीति मुक्त कवि थे, इन्होंने प्रेम को क्या समझा, एकदम से प्रेम भाव, वासना मुक्ति, मतलब काम की इच्छा ही नहीं थी इन लोगों के मन में, मतलब अपने प्रेमिका के प्रति। सुजान नामक वेश्या थी, लेकिन कभी जो है इसमें ये नहीं दिखाई पड़ता है इनकी रचनाओं में, जो है किसके, घनानंद जी के, कि ये सारी चीज़ें इन्होंने की, या फिर सारी चीज़ें कुछ किया, या फिर कुछ इस प्रकार की रचनाएं लिखी जिससे लगता हो कि काम वासना से पीड़ित थे, ये सारी बातें उन्होंने नहीं लिखा, ये सारी बातें, ठीक है। लेकिन अज्ञे जी ये सारी ये चीज़ें लिखते हैं, मतलब इनका जो है वासनात्मक स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक मुखरित हुआ है, किसके, दूसरे प्रेम के, जो इससे पहले, मतलब कि जो दूसरा प्रेम होता है, अलौकिक प्रेम जिसको हम बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार स्पष्ट है कि यज्ञ की प्रेम अनुभूति क्या है, अत्यंत व्यापक एवं गहरी है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, पूरा का पूरा उत्तर मिलेगा, 2-3 उदाहरण के माध्यम से आप समझा सकते हैं। ठीक, तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।